बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज कर चुके होंगे। और चलें जनाब, हम अपने शो का आगाज करते हैं स्पोर्ट्स की बात करके। स्पोर्ट्स की बात इसलिए करेंगे, कल हम क्रिकेट मैच हार गए। अली क्यों? हम नहीं करेंगे एहतजाजन। हमने क्रिकेट की बात सबसे पहले करनी थी, लेकिन एहतजाजन हम नहीं करेंगे अली क्रिकेट की बात। जो हुआ है उसके बाद तो आगाज में हम नहीं कर रहे, आगे चलकर हम क्रिकेट पर जरूर बात करेंगे। राइट, फिर मौसम की बात ही करते हैं। आज मौसम की जो शिद्दत थी, सर्दी की शिद्दत, उसने भी थोड़ा सा दम तोड़ा है और सूरज की किरणें हमें दिखाई देने लगी हैं। खूबसूरत मौसम लग रहा है, हल्की हल्की सी खुनकी है और उसके साथ सूरज की गर्मा गर्म रोशनी, उसकी किरणें जब आप पर पड़ती हैं तो मजीद खुशगवार फीलिंग आती है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही था कि बादल थे और ठंड शदीद थी, लेकिन आज बड़ा आपने जिस तरह से जिक्र किया कि प्लेजेंट वेदर है और सूरज की जो रोशनी है वो लाहौरियों ने देखी है कुछ दिन के बाद। लेकिन रात को आपने फॉग का भी मजा उठाया होगा। उम्मीद है कि लोग बाहर निकले ही होंगे, क्योंकि हिफाजत के लिए हमेशा घरों में महसूर रह के तो नहीं रह सकते हम। इसका मजा लेने के लिए, बर्फ देखने के लिए हमें पहाड़ी इलाका जात का रुख करना पड़ता है। लेकिन अगर अपने इलाकों की बात करें, खासकर पंजाब की बात करें, तो यहाँ पर ये जो फॉग का मौसम है, अगर आलूदगी से पाक हो तो बहुत ही हसीन होता है। इसको एंजॉय करें भरपूर तरीके के साथ, एहतियात भी करें ट्रैवलिंग में, खास तौर पे क्योंकि रोड्स के ऊपर जब जीरो विजिबिलिटी होती है तो फिर जो है एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको बड़ा सेफ ड्राइव करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो आपने सेफ ट्रैवल्स करने हैं, अपने ख्याल रखना है, आपने अपना भी और दूसरों का भी रखना है। अली, अब आपने चूँकि इतनी अच्छी बात मौसम की है, मूड चेंज हो गया, आप बता ही दें क्रिकेट का क्या चल रहा है। चलें जनाब, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 10 विकेटों से शिकस्त देकर 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज अपने नाम कर लिया। व्हाइट वॉश कर दिया उन्होंने। केप टाउन में खेले गए सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी इनिंग में 478 रन बनाकर आउट हुई है और जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 58 रन का हदफ दिया गया, जिसे मेजबान टीम ने बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। और ये भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 194 रन पर ही आउट हो गया था, फॉलो ऑन का शिकार हुआ था। तो जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 615 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया था और पहली इनिंग्स में 421 रन की बढ़तरी हासिल कर ली थी। फॉलो ऑन के बाद कौमी बैटर्स की फाइट भी टीम को शिकस्त से न बचा सकी। जी हाँ जी, कैप्टन शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा की मज़ाहमत की बदौलत शाहीनों ने फिर दूसरी इनिंग्स में 478 रन बनाए और यूं पाकिस्तान ने मेज़बान टीम को जीत के लिए 58 रन का हदफ दिया, जो उन्होंने बगैर किसी नुकसान के 8वें ओवर की पहली गेंद पर बासानी हासिल कर लिया। और दूसरी जानिब फिर मैच के बाद गुफ्तगू भी की कैप्टन शान मसूद ने। उन्होंने भी जो है वो इजहार किया कि क्या क्या हमसे हुआ और क्या क्या हम करना चाहते थे, कौन कौन सी गलतियाँ थी। लड़े खेले लड़े, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हम जीत नहीं सके। और इस पर ज़रा डीप डिस्कशन हम करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो हुई जिसकी वजह से हम ये सीरीज जो है वो हार गए बड़ी बुरी तरह से। और बड़ी खबर की जानिब, हाँ, बड़ी खबर की जानिब चलने से पहले ज़रा एक और अपडेट भी है। खुरम के हालात तो उसी तरह के हैं, कुछ हद तक नॉर्मल हुई हैं चीज़ें, लेकिन अभी भी कर्फ्यू जो है वो लगा हुआ है। एटलीस्ट इमदाद जो है वो लोगों तक पहुँचे। हम ये दुआ करेंगे कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। बिल्कुल बॉर्डर्स पे खड़ा है और उसको अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अभी उम्मीद करते हैं कि हम कुरम की सिचुएशन जल्द से जल्द इंशाल्लाह। बड़ी खबर की जानिब चलते हैं। जनाब, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं और तीसरा रवां हफ्ते होने का इम्कान है। और इससे कबल तहरीक इंसाफ बानी से मुलाकात करना चाहती है और इसके लिए आज बाकायदा दरख्वास्त दे दी गई है। जल्द मुलाकात होने का इम्कान है। उधर हुकूमत तहरीक इंसाफ से चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर मांग रही है, वगरना मुज़ाकरात में मुश्किलात की बातें की जा रही हैं। इस हवाले से PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि तहरीरी मुतालबात देने की ज़रूरत नहीं। मीटिंग में जो बातें हुई हैं, जो मिनट तैयार किए गए हैं, उन्हें ही तहरीरी मुतालबात समझा जाए। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI को 3 साल के लिए बैरून मुल्क भेजने की बड़ी कोशिश की गई। हुक्मरान तासुर देना चाहते हैं कि बानी भी रिवायती सियासतदानों की तरह NRO लेना चाहते हैं। इस वक्त हुकूमत बैठी है
वो ये चाह रही हैं इमरान के ऊपर तासुर दिया जाए कि वो भी, इमरान खान भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि एनआरओ लेकर बाहर आए। इमरान खान आज से नहीं कह रहे, इमरान खान पिछले 1.5-2 साल से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन कायम करें जो इन्वेस्टिगेट 9 मई का भी करेगी, जो इन्वेस्टिगेट जो आपके 26 नवंबर है उसको भी करेगी। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि बैकडोर कोई राबते हैं और ना ही कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। बुशरा बीबी मुज़ाकराती अमल में बिल्कुल शामिल नहीं है। बुशरा बीबी इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। ये किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि बैकडोर चैनल कोई चल रहा है और बुशरा बीबी के साथ भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैंने उसकी तरदीद की है और बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारी जो कोई बैकडोर चैनल नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो यही एक कमेटी है जो खान साहब ने कंस्टिट्यूट की है। 2 ही मुतालिबात रखे हैं और इन्हीं की 2 ही मीटिंग हुई, इसके अलावा कहीं भी कोई मीटिंग नहीं हुई। उधर वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ये कहते हैं कि बानी पीटीआई असल रसीदें दिखाएं तो रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई ने मुल्क के खजाने को अपना पैसा समझा, मुल्क के 50 अरब रुपए खा जाएं और आपसे कोई पूछे भी नहीं। इमरान न्याजी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे, वो सबको कहते थे रसीदें दिखाओ। जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। तो अगर वो असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। मुल्क का अगर 50 अरब रुपया आप खा जाएं और आप कहते हैं कि मैंने डिकार भी नहीं मारना और मुझे कोई पूछे भी ना, तो ये किसी मुल्क के अंदर हो सकता है? यानी कि आपने जो अपने तहाइफ की रसीदें दी हैं, उन रसीदों के बकौल तो वज़ीर आज़म को सस्ते तोहफे मिले हैं और उसके अमले को महंगे तोहफे मिले हैं। जो कल रसीदें मांगते थे आज उनसे भी रसीदें मांगी जा रही हैं। जी, इसी पर हमने बात करनी है। वे ज्वाइन कर चुके हैं माजिद निज़ामी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार है। अस्सलाम वालेकुम माजिद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू जी। माजिद, सबसे पहले तो ज़रा उन मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं जिनके 2 दौर हो चुके हैं और तीसरे से पहले कुछ खदशात का बेजार किया जा रहा है और बानी पीटीआई ने 31 जनवरी की तारीख भी ऑलरेडी एक डेडलाइन है जो वो दी हुई है। आपको लगता है कि कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकती है? जी बिल्कुल, इस वक्त मुज़ाकरात को ट्रैक पर रखने के लिए कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि ये पहले दिन से आसान काम नहीं था कि 2 ऐसी जमातें के जो 2-3 साल तक एक दूसरे के खिलाफ मुहाज़राई करती रही हैं, वो 1 महीने के अंदर अंदर ही सारा कुछ तय कर लें। तो इसलिए ये जल्दबाजी में होने वाला काम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसके अंदर टाइम लगेगा और मुज़ाकरात को स्पॉइल करने के लिए, इस ट्रैक को खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें भी हो रही हैं। कभी वो कम होती हैं, कभी वो ज्यादा होती हैं। तो इसलिए मुज़ाकराती कमेटियों की जिम्मेदारी में फिर इजाफा हो जाता है कि वो किस तरह से इन चीजों को आगे लेके चलती हैं। इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान से मिलेगी तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बेहतर लाहे अमल के साथ मुज़ाकरात में शामिल होने का इम्कान मौजूद है और हुकूमत की जानिब से अगर इस मुलाकात को फैसिलिटेट किया जाता है तो ये तासुर भी कायम होगा कि वाकई हुकूमत की जानिब से भी एक संजीदगी दिखाई जा रही है और इस मामले के हल की तरफ जाया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारा मसला बहुत कोई आने वाले दिनों में जल्द अज जल्द हल होगा। इसके अंदर बहुत से अगर मगर हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस होनी है और एतमाद की बहाली पे काफी वक्त लग सकता है। बिल्कुल, और मुख्तलिफ हलकों में ये भी चहमगोइयाँ हैं कि सिर्फ एक बेल की बात है, मुज़ाकरात की तो ज़रूरत भी शायद ना पड़े। लेकिन आपका क्या ख्याल है? हामिद रजा साहब ने जो कहा कि जो 2 सिंपल से मुतालबात हैं हमारे, जुडिशल कमीशन का क़याम और असीरों की रिहाई, तो इन दोनों जो मुतालबात पे तहरीरी तौर पर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पीटीआई क्यों कतरा रही है कि अगर इतने ही सिंपल मुतालबात है तो तहरीरी तौर पर दे दें? जी बिल्कुल, उसमें माजी में तहरीक इंसाफ के हवाले से ये शिकायत रही है कि उनकी मुज़ाकराती कमेटियां अगर कुछ तय करती थी दूसरी जमातों के साथ, तो जब वो चेयरमैन इमरान खान के पास मंजूरी के लिए जाता था तो वहां पे कोई मसाइल हो जाते थे। इसलिए तहरीक इंसाफ की क़यादत तहरीरी तौर पे कुछ देने से कतरा रही है, क्योंकि अगर उन मामलात के ऊपर इमरान खान साहब की रजामंदी ना हुई तो फिर तहरीक इंसाफ को बैकफुट पे आना पड़ेगा, उन्हें एक सुक्की का सामना होगा। तो इसलिए उनकी जानिब से ये मुतालबा है कि मीटिंग मिनट्स को ही लेके आगे चला जाए। उसकी वजह से हमने ये देखा कि एक दफा 2 साल पहले वो वक्त भी आया था कि जब ये तय हो गया था कि इलेक्शंस हो गए, असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमने
शहबाज शरीफ की जो अलविदाई स्पीच है वो भी लिख ली थी, लेकिन फिर बिल्कुल फाइनल मोमेंट्स के ऊपर जाके चीजें चेंज हो गई। तो इसलिए अब भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अंदर बड़ी एहतियात से आगे चलने की जरूरत है, और दोनों इस चीज को जानते हैं। तो इसीलिए वो बहुत बड़े दावे पहले पहले नहीं किए जा रहे, और हुकूमत भी इन दोनों मुतालबात को अगर तस्लीम करती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फेजेस में करेगी, ताकि उनकी जानिब से भी किसी सियासी शिकस्त का जो एक तासुर है वो क्रिएट ना हो। तो इसलिए दोनों फरीक बड़ी एहतियात से आगे चल रहे हैं। तो माजिद, आपको क्या लगता है, क्या एक रीज़न ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर नहीं दे रही, वो इसलिए कि आगे चलकर हुकूमत सियासी तौर पर उसको इस्तेमाल ना करे कि ये देखें जी NRO मांगा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या ये रीज़न भी एक हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जब तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर कुछ भी डिमांड कर लेगी और अगर वो पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो अपनी ये जो 1 साल की एहतजाजी तहरीक है जिसमें वो मैंडेट चोरी की बात करते हैं, 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं, बाकी उनके जो मसाइल हैं, फिर वो उनको अपनी एहतजाजी तहरीक से बैकफुट पे आना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। तो ये तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करता। तो इसीलिए वो जब असीरान की बात करते हैं या जुडिशल कमीशन की बात करते हैं तो असीरान में भी पहले मरहले में बुजुर्ग कैदी, खवातीन कैदियों के हवाले से बात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ फेजेस में होगा, और इसीलिए तहरीक इंसाफ ये लिख के देना नहीं चाहती, क्योंकि अगर उन्होंने लिख दिया और उस पर अमल हो गया तो फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए कोई जवाब बाकी नहीं बचेगा कि वो इस सारी मामलात को किस तरह से वाइंड अप करेंगे, किस तरह से खत्म करेंगे। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इस वक्त आपको ऊँट किसी करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है? अलीमा खान और शेर अफजल मरवत मुसलसल कह रहे हैं कि बानी को डील की पेशकश की जा रही है। जी, तो तहरीक इंसाफ के अंदर मुजाहमती ग्रोह इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। जो उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो एक्टिव है। वो सब ये चाहते हैं कि इन मुज़ाकरात का कोई मुस्बत नतीजा ना निकले, ताकि वो जो महाजराई की कैफियत है या जो तासुर मिल रहा है कि जी मुज़ाकरात के जरिए कोई इमरान खान डील कर लेंगे वो ना हो। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये सूट नहीं करता और वो इस सारी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्होंने एहतजाज से और बाकी चीजों से अपने तमाम हरबे आजमा के देख लिए हैं, उन्हें वो मतलूबा कामयाबी नहीं मिल रही, तो इसलिए अब वो मुज़ाकरात की मेज पे हैं। तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के अंदर से ये कोशिश की जाएगी कि ये सारी की सारी चीजें नाकामी की तरफ जाएं, ताकि ये तासुर मजबूत हो कि वो जो एक मुजाहमती ग्रुप है तहरीक इंसाफ में, उनकी बात ठीक थी और मुजाहमत ही करनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि कारकुन अब शायद सड़क पे आने को उस तरह से तैयार नहीं है, या वो थक चुका है, मायूस हो चुका है। तो इसलिए पार्टी चाहती है कि मुज़ाकरात के जरिए कोई रास्ता निकले। सही है। एक जानिब तो यही बात है कि अलीमा खान और शेर अफजल मरवत जो है मुसलसल डील की बात कर रहे हैं, NRO की बात कर रहे हैं कि जी वो तासुर ये दिया जा रहा है कि NRO मांग रहे हैं बानी PTI, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैरिस्टर गौहर इसकी बार बार तरदीद करते हुए दिखाई दी। और आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा डिले इसलिए भी कर रही है मामलात को? सोशल मीडिया पर तो यही चल रहा है कि जो ट्रंप है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उन्हें लगता है कि ट्रंप जब आएंगे तो फिर उनके तमाम मामलात ऐसे ही हल हो जाएंगे। क्या लगता है कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है रिलाई कर रही है 20 जनवरी की तारीख के बाद ही कुछ ना कुछ तहरीरी तौर पर देगी? तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जब कोई जमात ऑपोजिशन में होती है तो वो अपने कारकुनान को एक्टिव रखने के लिए, उनको पुरुमीद रखने के लिए इस तरह के नैरेटिव्स पे काम करती है। तो मुझे तो ये लहू गर्म रखने का एक बहाना ही नजर आता है कि जिसमें तहरीक इंसाफ ने पिछले साल ये कहा कि गर्मियों के बाद तहरीक चलेगी, फिर उन्होंने कहा मुज़ाकरात होंगे, फिर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस नहीं आएगा तो फिर मसले हल हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑपोजिशन जमातों का काम ही ये होता है कि वो कारकुन को किसी ना किसी अट्रैक्टिव नारे के तहत जो है वो एक्टिव रखें, ताकि कारकुन मायूसी की तरफ ना जाए। तो इस वक्त भी 20 जनवरी का इंतजार इसीलिए किया जा रहा है, या वो जो इतनी हाइप क्रिएट की गई है वो यही है कि हो सकता है कि अमेरिका से कोई इस तरह की सपोर्ट आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका एक ऐसे शख्स को जेल से निकलवाने में क्यों इंटरेस्टेड होगा कि जिसने अमेरिका पर ही इल्जाम लगाया था कि वो रिजीम चेंज में शामिल है, और ना ही इमरान खान की इस वक्त हुकूमत में आने की कोई ऐसी पोजीशन लग रही है कि जिसकी वजह से कोई सुपर पावर इनके ऊपर इन्वेस्ट करे। तो मेरा ख्याल है कि रियासत के मुफादात जज्बात से हटकर काफी मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल। और माजिद, जैसा कि आप जानते हैं कि ना सिर्फ इमरान खान बानी PTI के हवाले से 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी महफूज फैसला सुनाया जाने वाला है।
तो इस वक्त आप देख रहे हैं 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो मौखर किया जा रहा है, और अब तो जो हल्के हैं वो इसको एक सियासी नज़र से देखने लगे हैं। तो जो मुज़ाकरात हैं कुछ उसकी बुनियाद भी इसी पर डिपेंडेंट हो, वो भी पीटीआई भी यही देखना चाहती हो कि नतीजा क्या आता है, फिर अपना लायामल तैयार किया जाए, जबकि हुकूमत भी इसी हथकंडे को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हो। देखिए, अमूमी तौर पर तो ये कॉमन प्रैक्टिस है कि फैसले मुलतवी हो जाते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल केसेस हैं जिनकी भारी भरकम समातें हुई हों, जिसके अंदर बहुत सारे गवाह हों, 1 साल पूरा मुकदमा चला हो, वो फैसले जब इल्तवा का शिकार होते हैं तो बिल्कुल उसको पॉलिटिकल टाइमलाइन से मिला के देखना पड़ता है। और अगर ये इस बुनियाद पे किया जा रहा है कि इसे एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे लिया जाए कि हुकूमत एतमाद साजी के लिए ये मामला थोड़ा सा डिले करना चाहती है, तो फिर ये यकीनन खुशाइंद होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुज़ाकराती कमेटियों ने ये तय कर लिया है कि वो अदालती फैसलों या सड़कों पर होने वाले एहतजाज की वजह से अपने मुज़ाकरात को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। तो हो सकता है कि ये फैसला अगर आ भी जाए तो उसके बाद भी मुज़ाकराती कमेटियां अपने अपने जमातों के प्रेशर्स के बावजूद भी अपने मुज़ाकरात को जारी रखने की कोशिश करें। अच्छा, और दूसरी जानिब एहसन इकबाल की भी गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे थे कि जी बानी पीटीआई लोगों से रसीदें मांगते थे, जब इनसे रसीदें मांगी गई हैं तो बोगस रसीदें निकली हैं, मुल्क का इन्होंने 50 अरब खाया है, अब कह रहे हैं कि जी डिकार भी नहीं मारना, अपनी रसीदें मांगने की बारी पे कहते हैं कि हमसे रसीदें मत मांगी जाएं, इमरान खान असल रसीदें दिखा दें तो वो रिहा हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, ये तो पाकिस्तान की सियासत चूंकि दायरों का ही सफर करती है, तो यही मामला तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 साल पहले देखने में आते थे। अब वही गर्दिश अय्याम के तहत तहरीक इंसाफ उन्हीं मामलात में खुद फंस चुकी है। पहले मुस्लिम लीग नून ये इल्जाम लगाती थी कि फैसले कहीं और से लिखे हुए आते हैं और अदालत में पढ़ के सुना दिए जाते हैं, तो अब तहरीक इंसाफ यही इल्जाम लगाती है कि उनके साथ ऐसे ही किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातें इस हवाले से या इस दायरे से निकलने के लिए अगर कोशिश करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, वगरना अगर वो इन सारे मामलात में इसी तरह उलझी रहेंगी और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जानिब लगी रहेंगी तो फिर उससे जो एक पायदार मुआशी इस्तेहकाम है या पाकिस्तान की तरक्की का जो मसला है और जो लड़खड़ाती हुई मईशत है वो उसके ऊपर खासे नुकसानात मुरतब होंगे। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून को मेरा ख्याल है बेहतर स्ट्रेटजी अपनाते हुए इन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से आगे बढ़ते हुए अपनी परफॉर्मेंस के जरिए अवाम को कन्विंस करना चाहिए, और इस तरह के बयानात तो मेरा ख्याल है सिर्फ जेब-ए-दास्तान के लिए। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ दूसरी जानिब कुरम के हालात आपके सामने हैं, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, जो डीसी वाला वाकया है वो, और उसके बाद की जो भी ताज़ा सूरत हाल है वो भी आप देख रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे आप इस सिचुएशन पर? जी, कुर्रम की सिचुएशन में अफसोसनाक मामला यह है कि हुकूमत की जानिब से रियल स्टेक होल्डर्स को मेरा ख्याल है इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। मुआहदे के अंदर ये चीज मिसिंग नजर आ रही थी क्योंकि मुआहदा करवाने की जल्दी थी, लेकिन दोनों तरफ से जो तहफ्फुज़ात हैं उनको अभी तक शायद एड्रेस नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी वहां पर दोनों इलाकों के अंदर अपनी अपनी जगहों पे धरने जारी हैं और वो धरने अभी खत्म नहीं हुए और अभी भी वहां पे कशीदगी मौजूद है। तो जब तक मेरा ख्याल है रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाएगा उस वक्त तक इस तरह के अमन मुआहदे तो होते रहेंगे, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला आएगा। हमारे सामने पहले भी कुर्रम में इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं, 3 से 4 के, जब बातें तो बहुत की गई लेकिन जब प्रैक्टिकली उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आया तो उस वक्त स्टेट वहां मौजूद नहीं थी। तो अब चूंकि ये फाटा नहीं है, बंदोबस्ती इलाके खत्म हो चुके हैं और ये बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, इसलिए वहां पर ये जो इज्तिमाई जिम्मेदारी के कवानीन हैं या जो तासुर दिया जा रहा है कि जिस गांव से सड़क गुजरेगी वही उसकी हिफाजत करेंगे, मेरा ख्याल है स्टेट को ऑन करना चाहिए और उन्हें वहां पर खुद इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अमनो अमान के हवाले से उन्हें खुद इक़दामात करने होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट की जाती रहेगी तो चूंकि वहाँ की जो डायनामिक्स हैं या वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो बड़ी सेंसिटिव है और वहाँ की जो पॉपुलेशन का जो तासुर है वो बड़ा मुख्तलिफ है, तो इसलिए वहाँ पर स्टेट को खुद जाके चीजों को हैंडल करना।
बिल्कुल ठीक माजिद, थैंक यू वेरी मच हमसे गुफ्तगू करने के लिए और सारी सूरत हाल एक आपने अहाता किया है उसके लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि कुरम की सिचुएशन जल्द अज जल्द बेहतर हो जाए। इमदादी सामान जो बॉर्डर्स पर खड़े हैं इस वक्त और ट्रक्स इंतज़ार में हैं, मुंतज़िर हैं कि जल्द अज जल्द जिनको ज़रूरत है उनको पहुँचाए जाएँ। तो उम्मीद है कि जल्द सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ हम मुज़ाकरात का अमल जो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन में जारी है उसके लिए भी पूरी उम्मीद है कि वो भी जल्द अज जल्द मुकम्मल होगा। आपको इसके साथ साथ बताएं कि बानी पीटीआई की साबका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर जख्मी हो गई हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक जमाइमा गोल्डस्मिथ हाइकिंग के दौरान गिरकर जख्मी हुई हैं और उनको केप टाउन के अस्पताल ले जाया गया है जहां उनकी हालत बेहतर बताई जाती है। जमाइमा गोल्डस्मिथ को व्हील चेयर पर बैसाखियों के साथ देखा गया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी चल रही थी और अभी आप देख भी सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट से बता रही हैं कि वो साल 9 के मौके पर जनूबी अफ्रीका में थीं। जी, हम उनकी क्विक रिकवरी के लिए दुआगो हैं, बेस्ट विशेस उनके लिए। और इसके साथ ही अली एक और बड़ी खुशखबरी है, ज़रा बताएं। बिल्कुल, पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत लिया और पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने अंडर 13 कैटेगरी के फाइनल में मिस्र के टॉप सीड प्लेयर मोइज़ तामीर अल-मगाजी को पूरे 5 गेम के बाद हराए हैं। और एक मौके पर सुहेल अदनान 2-1 के खसारे में थे, लेकिन उन्होंने उम्दा कमबैक करते हुए 3-2 से मुकाबला और टाइटल अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, फाइनल में सुहेल अदनान की जीत का जो स्कोर था वो कुछ इस तरह से था: 11-5, 11-6, 11-5, 11-7। और 18 बरस के बाद जनाब कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी ब्रिटिश जूनियर का अंडर 13 कैटेगरी का जो फाइनल है वो जीतने में कामयाब हुआ है। 2007 में नासिर इकबाल ने आखिरी मरतबा ब्रिटिश जूनियर अंडर 13 का टाइटल अपने नाम किया था। हम सुहेल अदनान से आपकी मुलाकात भी जरूर कराएंगे। सबसे पहले जरूरी था कि उनकी जो अचीवमेंट है जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया तक पहुंचा दें। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जनाब, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। निकले तेरी तलाश में आज बात हो रही है पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार मजहरुल इस्लाम शोहरत से क्यों भागते थे, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में हम हर हफ्ते मुस्तनसर हुसैन तार साहब से सवाल करते हैं और आज का सवाल जो है हमारा वो मजहरुल इस्लाम साहब के हवाले से है। बहुत शुक्रिया तार साहब। मजहरुल इस्लाम साहब जो हैं, ये मुझे याद है मेरे लड़कपन का जो दौर था, जब मैं लोक विरसा में जॉब करता था तो ये मजहरुल इस्लाम साहब लोक विरसा में हुआ करते थे और आते जाते मैं देखता था। मुझे उस वक्त इतनी ज़्यादा शनासाई उस तरह नहीं थी कि ये अदब का इतना बड़ा नाम है, लेकिन उस वक्त भी मुझे उनकी किताबों की जो नाम हैं, जो टाइटल्स हैं, वो बड़े हैरत में डालते थे। बातों की बारिश में भीगती लड़की, इसी तरह था ख़त में पोस्ट की हुई एक दोपहर, गुड़िया की आंख से शहर को देखो। इस तरह के इनके टाइटल्स हुआ करते थे, बड़े बड़े पोइटिक से, तो वो बड़े कमाल थे। मेरा सवाल ये है कि मजहरुल इस्लाम साहब का जो अदबी कद काट है वो तो मतलब बहुत ही कमाल है, बहुत ही बड़ा कद काट रखने वाले कमाल अदीब हैं। उनका अपना एक असलूब है, लेकिन जब हम शोहरत के हवाले से देखते हैं तो मजहरुल इस्लाम साहब को उस कदर शोहरत मिली नहीं मिली। आप क्या समझते हैं मजहरुल इस्लाम साहब के हवाले से, उनके अदब के हवाले से और स्पेशली उनका जो अदब के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है? मैं जब कभी किसी लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, अब तो कम ही जाता हूँ, और मुझे हैरत होती है, हैरत तो नहीं फिर अफसोस होता है लोगों की जो क्लेम करते हैं कि वो अदब को जानते हैं, कि वो मजहरुल इस्लाम को वहाँ पे मतलब कम ही किया जाता है। मैं हमेशा उसका तज़किरा करता हूँ, ना कि मजहरुल इस्लाम को कोई ख्वाहिश है कि मैं इन कॉन्फ्रेंसेस में शरीक हूँ या मेरा तज़किरा आए। उसको जो जानते हैं वो जानते हैं। सही। जिस तरह मजीद अमजद साहिवाल में बैठा हुआ था, कहीं नहीं आता जाता था, जंगी मुशायरे भी नहीं पढ़ता, लेकिन उसकी जो पहचान थी वो पूरे सब कॉन्टिनेंट भी, कोई दुनिया जानती। मगर का भी यही हाल जी। एक ज़माना था जब कुर्रतुल ऐन हैदर छाई हुई थी नसर पे, नावल निगारी पे, और जितनी भी ख़वातीन लिखने वाली थी, सीरियस मतलब लिखने वाली, वो या तो उनसे मुतासर थी और या उनके पैराए में लिखने की कोशिश करती थी। मैं नाम नहीं लेता, सिवाय निसार अजीज़ भट्ट के। सही। निसार अजीज़ भट्ट ने बिल्कुल एक अलग रास्ता निकाला और वो कुर्रतुल ऐन हैदर की बहुत दोस्त भी थी, यानी उन पर ज़्यादा असर होना चाहिए। तो इसी तरह एक ज़माना ऐसा था कि जब अनवर सज्जाद ने और बलराज मैनरा ने इंडिया में एक नई कहानी उन्होंने कहा, एब्स्ट्रैक्ट कहानी थी,
उनमें लायानियत भी होती थी, लेकिन एक ख़ास रिदम भी होती थी। अनवर की जो नसर थी उसमें एक ख़ास रिदम थी। सही। तो मुझे याद है कि अलफ से ये तक उनकी कहानी फ़नून में छपी, तो इंतज़ार साहब ज़ाहिर है कि बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे थे, कहानीकार प्रॉपर क्लासिक। जी जी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर तुम्हारी कहानी पढ़ी, अलफ से ये तक और अलफ से ये तक समझ में नहीं आई। तो डॉक्टर का आमतौर पे रिबटल ये होता था कि मेरी नानी अम्मा थोड़ी मुझे कहानियाँ सुनाती थी जो उनसे सुन के मैं लिख दूँ। तो बाहर तो जो भी सिलसिला था खुशियों का बाग अनवर का, कभी अनवर के बारे में बात करेंगे। तो एक ट्रेंड सेट हुआ मॉडर्न कहानी का, एब्स्ट्रैक्ट कहानी का, जदीद कहानी का। उसका मजाक भी बहुत उड़ा। मुमताज़ मुफ्ती ने इस्लामाबाद के हल्के में एक कहानी पढ़ी इसी तरह की, उसके ऊपर बड़ी वाहवाही हुई और लोग बड़े खुश हुए कि जनाब बिलाखिर क्लासिक से ये इधर आए हैं मॉडर्न और एब्स्ट्रैक्ट कहानी की तरफ। आपको पता है कि बाबा बड़ा शतू मिला था। आखिर में उसने डिक्लेयर किया कि जनाब ये कहानी नहीं है, ये दरअसल मुख्तलिफ कहानियों के मैंने 3-3, 4-4 फिक्रे लिए हैं और जोड़ कर आपको सुना दी। तो बाहर तो वो ज़माना ऐसा था कि बहुत से कहानीकार ख़ास तौर पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के वो मुतासर हुए इस ट्रेंड से और उन्होंने उस ट्रेंड में लिखना शुरू कर दिया। बाद में अपनी अपनी राहें निकाली। मज़हरुल इस्लाम वाहिद ऐसा शख्स जिस पे उसका उस ट्रेंड का कोई असर नहीं हुआ एज सच। वो बिल्कुल अपना ट्रेंड खुद लेके आया और उसमें मौत थी, जुदाई थी, कसक थी, आम किरदार थे, कोई डाकिया है, पोस्टमैन है, खाकरोब है जिसमें मजीद अमजद के भी मिलते जी, और उनके ख्वाब हैं। और एक बात जो बहुत तब उसका चर्चा हुआ था, उसकी कहानियों के जो मजमूए हैं उनके नाम जी बहुत तब अजीबोगरीब लगते थे। मसलन घोड़ों के शहर में अकेला आदमी, खत में पोस्ट की गई दोपहर, उसके बाद ये था बातों की बारिश में भीगती लड़की, गुड़िया की आंख से शहर को देखो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड भी हुआ कि लोगों ने इस नौइयत के नाम के लिखने शुरू कर दिए। मज़हर के अफसाने भी, बल्कि उसकी दुआओं की भी एक कलेक्शन आई थी, वो भी बहुत खूबसूरत। और अफसाने जो हैं वो ख्वाब दर ख्वाब एक बुनत है और उसमें कहानी का एलिमेंट भी है, फैंटेसी भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है और उदासी भी। मैं बहुत मरतबा, इज़ ए गुड फ्रेंड, बल्कि मेरे इस्लामाबाद में मेरा ख्याल सबसे पुराने दोस्त, तो उनको बुनियादी तौर पे मज़हर को एज ए फोक लोरिस्ट जाना जाता था क्योंकि लोक वर्षा में उन्होंने बहुत अरसा काम किया और बहुत सॉलिड काम किया। बिल्कुल है। किताबें भी लिखी और उनकी जितनी कहानियाँ हैं उनमें उनका वो जो तजुर्बा है फोक लोरिस्ट का वो आपको नज़र आता है। वज़ीराबाद के करीब एक गाँव में पैदा हुए। याद रहे कि रज़िया भट्ट भी वज़ीराबाद की थी, मन्नू भाई भी वज़ीराबाद के थे और भी बहुत सारे हमारे दोस्त वज़ीराबाद के थे। उसके बाद इस्लामाबाद आ गए तो तब से बहुत उम्दा ज़ौक़े जमाल और सफ़ेद बाल, जी, वेरी ग्रेसफुल और खुशबुओं में से मुअत्तर, ख़ास किस्म की खुशबू का वो दिलदादा है जो को मिक्सचर खुद ही बनाता है 3-4 को मिला के, वो किसी को बताता नहीं। और उसकी जो दोस्तियाँ हैं वो बहुत कम है, यानी इस्लामाबाद में बहुत कम लोग होंगे जो उसकी उस तरह तौसीफ़ करें। ना वो बदमिजाज है, ना चिड़चिड़ा है, लेकिन वो ना बदसूरती को बर्दाश्त कर सकता है ना बदज़ौक़ी को। चुनांचे बेशतर लोग उसके मायार पर इस हिसाब से पूरे नहीं उतरते। अच्छा, उसकी कहानियाँ जो हैं मेरा ख्याल आधी दर्जन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। बड़े जो उर्दूदान हैं मगरिब के, उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं, बाहर की दुनिया में भी वो जाना जाता है। और मैं समझता नहीं हूँ, इट्स ए फैक्ट
कि आज जो 4-5 बड़े अफसाना निगार या नसर निगार हैं, उनमें ये सर फहरिस्त है मज़हरुल इस्लाम। उसे किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। और आजकल का जो इस्लामाबाद है हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, मेरा ख्याल मज़हरुल इस्लाम जो है घोड़ों के उस शहर में अकेला आदमी है। वाह 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 वाह, घोड़ों के शहर में अकेला आदमी, क्या बात है। तार साहब बहुत शुक्रिया। जिस तरह के तार साहब ने कहा है कि मज़हरुल इस्लाम साहब जो हैं वो सफ़े अव्वल के अफसाना निगार है, 4-5 बड़े अफसाना निगारों का आप नाम लें तो इस वक्त टॉप पे मज़हरुल इस्लाम साहब हैं। तो जितनी भी हमारे यहाँ उर्दू कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या आदमी मेले होते हैं, उनमें मज़हरुल इस्लाम साहब की शमूलियत बड़ी ज़रूरी है। मुंतज़मीन को चाहिए कि उनकी शमूलियत को यकीनी बनाएं ताकि नई नस्ल उनसे आगाह हो सके। और मज़हरुल इस्लाम साहब बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही काबिल एहतराम नाम है। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मुस्तनसर हुसैन तार साहब से कोई और सवाल करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। जनाब, अब एक कम उम्र पाकिस्तानी टैलेंट रयान रहमान से हम बात करेंगे। ये 9 साला जो बच्चा है ना जनाब, ये कमाल का है। शतरंज में इस छोटी सी उम्र में अपनी अहलियत को ये मनवा रहा है। रयान ने पाकिस्तान का सबसे कम उम्र अरीना फेडे मास्टर का एजाज़ हासिल कर लिया है, जो बैनुल अक़वामी शतरंज की जानिब से फेडे फेडरेशन ने दिया है और एक मोअज़्ज़ज़ खिताब है ये। और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए रयान काज़ाकिस्तान और बैंकॉक में मुनाकिद होने वाले इस बड़े शतरंज टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले चुके हैं इससे पहले भी, जबकि हांगकांग, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, जापान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे ममालिक के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ भी कामयाबियां समेट चुके हैं। रयान ने ऑनलाइन ओवर दी बोर्ड टूर्नामेंट्स में पहले नंबर पर आकर 30 से ज़ायद तमगे और शील्ड्स भी अपने नाम की हैं। शतरंज के अलावा रयान ने हाल ही में रीजनल स्पेलिंग बी मुकाबला जीता है और फरवरी 2025 में नेशनल स्पेलिंग बी में दूसरे इलाकाई चैंपियंस के खिलाफ मुकाबले में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम ये कर रहे हैं, इनसे ही बात करते हैं। बिल्कुल रयान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जबरदस्त। रयान, ये बताइएगा कि इतने बड़े बड़े कारनामे इतनी छोटी सी उम्र में, लोगों को तो इतनी जल्दी शतरंज समझ भी नहीं आती। आप तो मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू हो गए हैं, जीतना शुरू हो गए हैं। ये शतरंज खेलने का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? मुझे शतरंज खेलने में पसंद हुआ तब मैं 7 साल का था। मेरे बाबा ने मुझे सिखाया था और फिर मुझे बहुत शौक हो गया और फिर मैं हर रोज खेलता था चेस और मैं ग्रैंड मास्टर्स की गेम देखता था और फिर मैं एक प्लेटफॉर्म होता है chess.com, उस पर फिर मैं गेम खेलता था और फिर रिव्यू करता था और फिर अपने मिस्टेक से लर्न करता था। जबरदस्त। रयान, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। जबरदस्त। इतने छोटे से इतने टैलेंटेड। चेस तो मतलब वही अली वाली बात है, हमें तो समझ में भी नहीं आता। और आपकी अचीवमेंट्स, आपने इतना बड़ा जो टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है, आप अरीना फेडे मास्टर बन गए हैं। मुझे ये बताएं कि ये आपके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है और कितने ज़्यादा आप खुश हुए जब ये टाइटल आपको मिला है? मैं बहुत खुश हुआ था मुझे ये टाइटल मिला है। ये कौन सा फेडे होता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसके 2 टाइप्स ऑफ टाइटल्स होते हैं, एक होते हैं ओवर द बोर्ड और एक होता है ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन बिल्कुल रोशनी डालिएगा थोड़ी सी रयान कि ये क्या चीज़ है? हाँ। फिडे मास्टर किसको कहते हैं? ये फिडे मास्टर होता है एक ओवर द बोर्ड टाइटल और एक होता है अरीना फिडे मास्टर। और अरीना फिडे मास्टर कौन सा मैंने लिया है वो होता है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेटिंग से ऊपर अटेन करना है। और फिर मैं जैसे इससे पहले मैं ACM बना था और अब मैं AFM बन गया। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले क्या क्या अचीवमेंट्स है आपकी चेस में और कौन कौन सी कंट्रीज में आप जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट जो है कर चुके हैं अभी तक? मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ अभी तक कजाकिस्तान और थाईलैंड में। कजाकिस्तान वाला मुझे बहुत एंजॉय किया मैंने, वो मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था और मैंने बहुत ही कंट्रीज को हराए और मुझे काफ़ी मज़ा आया। और मैंने थाईलैंड में भी काफ़ी कंट्रीज को हराया, जैसे मैंने उधर इंडिया, हांगकांग, चाइना और काफ़ी और कंट्रीज को हराया है। अच्छा, लोगों को तो ये जो पोजीशनिंग होती है चेस की पीसेस की और उसके बाद जहां प्लेस करना होता है उनके नाम नहीं आते हैं, तो कौन सी टेक्निक्स है आपके पास कि जिसके ज़रिए आप ये मुकाबले जीत रहे हैं? अब टेक्निक्स तो नहीं है कुछ खास, बस खेलता हूँ।
अच्छा, यानी इंस्टिंक्टिव है। कुछ सीक्रेट होगा भाई, हमसे रेहान शेयर नहीं कर रहे, कुछ तो मैं सीक्रेट। तो था नहीं, हाँ, बस चेस खेलता हूँ और जबरदस्त, ब्लड करता हूँ और फिर जीतता हूँ। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, सबसे मेमोरेबल कौन सा चेस कंपटीशन आपका रहा है आज तक का, जो कहीं आपको लग रहा हो कि शायद मैं हार जाऊंगा लेकिन फिर आप जीत भी गए उसे? और ये गेम था मेरा उसके साथ एक इंडियन के से मैं जीता था बैंकॉक में। राइट। अच्छा, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छी गेम खेली। जबरदस्त। रेहान ये बताइएगा, मैं भी चेस खेलता हूँ, मुझे भी पसंद है, लेकिन कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपकी तरह ये फिडे मास्टर, वैसे अब तो मैं नहीं बन सकता, लेकिन फिडे मास्टर बनने के लिए कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है आपको? मैंने तो काफी प्रैक्टिस की थी अरीना फिडे मास्टर के लिए, तो मैंने शुरू किया कुछ, मुझे 2-3 वीक्स तो लगे बनने के लिए। अली, हम रेहान जैसे शार्प नहीं है आप और मैं, हमें टाइम बहुत लग टाइम जाएगा। लगेगा। ये रेहान ही है जो कर रहे हैं और टाइटल भी जीत कर आ गए। रेहान मैनेज कैसे करते हैं स्टडीज को, स्कूल को, और फिर उसके बाद अपनी गेम को? चेस के लिए भी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ती होगी। जी, मैं तब स्कूल से आता हूँ अराउंड कुछ 2 बजे और फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और फिर मैं बस चेस के ऊपर आता हूँ। अच्छा ये बताएं, चेस की बात तो हो गई, स्पेलिंग भी मुकाबलों में हिस्सा किस तरह से आप लेते हैं और उसमें कितनी दिलचस्पी रखते हैं? कैसे ख्याल आया आपको, और ये दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड कैसे चला रहे हैं? तो मेरा स्कूल में होता है स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन एवरी ईयर, तो मैं वो हर ईयर जीता था। तो फिर उनका एक स्कूल टीम बनाना था, उस पर मुझे रजिस्टर कर लिया। काफ़ी स्कूल टीम्स थे उधर, और ये लाहौर रीजन हो रहा था और उसमें वो होता है सारे स्कूल आते हैं लाहौर में से, तो उसमें से हम फर्स्ट आ गए थे। राइट, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे बताया रेहान, आपके फ्रेंड्स का भी इंटरेस्ट है आपकी वजह से कुछ डेवलप हुआ हो चेस में, आपके साथ वो भी खेलते हो, या फिर आपको अकेले ही शौक है चेस का? मेरे फ्रेंड्स स्कूल में कभी कभार खेलते हैं और मुझे शौक कुछ लगता है खुद ही से। अच्छा रेहान, एक टेक्निक होती है चेस में कि आपने सेंटर स्टेज संभालना होता है, आपके पीसेस स्पेशली पॉन्स, अगर एक जो है फास्ट पॉन्स जो हैं वो एक सेंटर में स्पेस क्रिएट कर लें तो एक बड़ा उम्दा सा अटैक बन जाता है। तो अमूमन कुछ दीगर आप टेक्निक्स इस्तेमाल करके उसको तोड़ते हैं, तो आप क्या इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? मैं करता हूँ कभी कभार। कभी कभार? हाँ, बताना नहीं अली, आप जितनी बार मर्जी पूछे, रेहान ने नहीं बताना, वो सीक्रेट है। यानी कि रेहान से राइट, आपसे हार कर ही समझ आएगा कि आप क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे बताए रेहान, फ्यूचर गोल्स क्या क्या है आपके भाई? एक है मुझे पाकिस्तान का पहला ग्रैंड मास्टर बनना है और पाकिस्तान का पहला वर्ल्ड चैंपियन बनना है। क्या बात है। तो चेस और स्पेलिंग बी के अलावा भी कोई मैदान है जहाँ पे अपनी कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं? मुझे नहीं पता, और तो खेलता नहीं हूँ मैं। और कोई गेम ऐसी नहीं है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो? कभी कभार क्रिकेट खेलता हूँ मैं, कभी कभार क्रिकेट, इतना ज्यादा नहीं खेलता। राइट। तो क्रिकेट भी उतनी ही अच्छी खेलते हैं जितनी चेस खेलते हैं? मुझे लगता है चेस बेहतर है। चेस में बेहतर है। अच्छा रेहान, अब अपनी एज के जो छोटे और बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? दैट बस सोच के खेले, अच्छे खेले। ठीक है, सिर्फ खेलें, पढ़ाई ना करें। क्या? पढ़ाई ना करें, बस खेलें। गेम को भी पढ़ कर खेलना चाहिए। बिल्कुल। रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत ही जबरदस्त कि आप फिडे मास्टर बन गए हैं। टैलेंट है भाई अली, 9 इयर्स। छोटी उम्र के जो हमारे नौजवान हैं माशाल्लाह, कैसे कैसे मैदानों में जिनसे लोग आगाह भी नहीं है। रेहान से हमने गुफ्तगू की चेस के मुतालिक, आपको बताया। ब्रेक के बाद मजीद बात। वेलकम बैक, टॉप ऑफ द आवर। हम बात करेंगे क्रिकेट की। पहले तो हिना ने मना कर दिया था कि क्रिकेट पर बात नहीं करनी है, क्योंकि हिना का बहुत दिल दुखता है जब भी पाकिस्तानी टीम मैच हारती है। लेकिन जनाब, अब हम दूसरा मैच भी हार गए हैं। दूसरा टेस्ट मैच भी हारने के बाद हमें वाइट वॉश कर दिया जनूबी अफ्रीका ने, और जनूबी अफ्रीका ने दोनों टेस्ट अपने नाम कर लिए हैं।
पाकिस्तान ने मेजबान टीम को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ दूसरी इनिंग्स में 58 रन का हदफ दिया था, जो उन्होंने बगैर किसी नुकसान के 8वें ओवर की पहली गेंद पर ही बआसानी पूरा कर दिया। और दूसरी जानिब मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कप्तान शान मसूद ने कहा कि सेंचुरियन में अच्छा खेले, मगर अहम मौक़ों पर गलतियां हुई और दूसरे टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा रन बना दिए थे। उन्होंने कहा कि अपनी पहली इनिंग्स में 194 रन बना सके, जो इस पिच पर नाकाफ़ी थे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में मुसलसल तीसरी बार वाइट वॉश हुआ है और मुसलसल नवीं शिकस्त का सामना करना पड़ा है उसको। और जनूबी अफ्रीका से दूसरे टेस्ट में शिकस्त के बाद मीडिया से बात करते हुए शान मसूद ने कहा है कि टीम ने फाइट बैक किया, मगर आखिरी लम्हात में हम वो कारकर्दगी ना दिखा सके जिससे जीत अपने नाम कर सकते थे। साइम अयूब की इंजरी और अदम हाजिरी की वजह से भी हमें मुश्किलात पेश आई। तो जनाब, इस शिकस्त पर और इस क्लीन स्वीप हमने बात करनी है। सैयद मोहम्मद अवैस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस, सबसे पहले ज़रा करें कमेंट, पाकिस्तान की जो शानदार कारकर्दगी रही है, तीसरी बार वाइट वॉश हो गया है, क्या कहेंगे आप? कमेंट समझ ही नहीं आ रही क्या करें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट, अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो एक टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम वही कहती है कि हमें ना देखो और एक दफ़ा कहती है कि हमें देखो, हम परफॉर्मेंस ऐसी देंगे कि शायद आप भूल जाओगे। उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान, जिस तरीके से आपको पता है पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है साउथ अफ्रीका के अंदर टेस्ट सीरीज का, तो चलें ये तो मुझे आइडिया था कि दे कम स्ट्रॉन्ग ऑन यू, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने कहीं ना कहीं क्वालिफाई करना था, आपको पता है, टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। और अगर पूरी टीम की परफॉर्मेंसेस देखें तो पाकिस्तान का जो मसला बैटिंग का है वो टेस्ट के अंदर आपको क्लियर नजर आता है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की स्पेसिफिकली बात करें, बहुत अच्छा हो गया यार पाकिस्तान को देखे हुए कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज आपने खेली और 1990s में कहीं खेली थी पाकिस्तान ने, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद ऐसा कोई आपको नजर नहीं आती। जब आप लॉट की बात करते हैं जो टेस्ट क्रिकेट की तरफ, जिसको रोजाना आपने लेके आना है कि जो आने वाले आप फ्यूचर में कह सकते हैं टेस्ट क्रिकेट को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी, वो इसलिए भी हटती है क्योंकि अगर आप कैलेंडर ईयर में उठा के देखें तो 4 से 5 टेस्ट मैचेस आपने खेलने हैं। उसके अलावा उनको पता है कि T20 बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो ज्यादा कोशिश करती है कि हम T20 में चले जाए। लीग क्रिकेट है, बाकी मामला है, फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की तरफ एज सच मैंने नहीं देखा कि ज्यादा रुझान इन यंगस्टर्स का, जो कि अभी आ रही है। हमारी लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का जो एक इशू रहा है, आपने देखा होगा हमेशा, लास्ट टाइम जो ये आखिरी मैच खेला गया था, एक तो स्पिनिंग ट्रैक था, यहाँ पर महाराज उन्होंने बीच में इंक्लूड किया, हम स्पिनिंग ऑप्शन के साथ गए नहीं, हमने बैटिंग को अपना लंबा किया। हमारे ज़हन में ये जरूर चीज थी कि शायद आप बैटिंग को थोड़ा सा लंबा कर लें, थोड़ा सा आप कॉशियसनेस की तरफ से आप जा रहे थे कि थोड़ा सा रिलैक्स आप पोजीशन में जाओ। लेकिन जो सबसे बड़ा आपको झटका लगा वो साइम अयूब का था। अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुए, बहुत बैटिंग पैर आपका चेंज हुआ। लेकिन बाबर की फिर मैं बात करूंगा, अच्छा परफॉर्मेंस आपको नजर आई उसकी तरफ से। शान मसूद का जो इशू रहा है पूरे टेस्ट के अंदर, आपको पता है कि तलवार लटक रही है उनकी कप्तानी के ऊपर। बिल्कुल, यही बात आपसे पूछने लगे थे कि जो बुझती शम्मा तेजी से जलती है, तो क्या ये वो परफॉर्मेंस थी और क्या उन्होंने गलत मैच का इंतखाब नहीं किया जहां 615 रन का पहाड़ जैसा हदफ पहले से ही खड़ा था? अच्छा, अगर आप 600 रन की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये जो अभी हालिया अपना अरसे की अगर बात करूं, 10 दफा ये हो चुके हैं 600 प्लस रन की अगर हम बात करें, जिसमें से 10 दफा या 8 दफा हैं, जिसमें से 5 दफा पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो बॉलिंग यूनिट है वो लैक कर रहा है इस चीज को कि दूसरी टीम को जल्दी आउट करे, और आपको नजर भी इस चीज पे आ रहा है। बैटिंग यूनिट, जैसे शान की आपने बात की, शान मसूद का सबसे बड़ा जो इशू आपको नजर आता है, ऐसा कप्तान के जिस वक्त वो फील्ड के अंदर होते हैं और जिस वक्त उनके प्लान्स काम नहीं कर रहे होते, वो बिल्कुल आप देखें ना चौंके होते हैं कि समझ ही नहीं आ रही थी शान मसूद को आखिर हो क्या रहा है। वो डिस्टर्ब होते हैं, कहीं उनका शायद माइंडसेट कहीं और चला जाता है। आपके पास एक वनडे का कप्तान मौजूद है, एक्स कप्तान मौजूद है, इंटरेक्शन करना, डिस्कस करना कोई गलत चीज नहीं होती। आप बात करते हो जब प्लेयर्स को मार पड़ रही होती है। मैंने कभी शान मसूद को ये नहीं देखा कि वो भागकर अपना बॉलर के पास जाए, उसको थोड़ा सा काम करें, ये चीज नहीं उनके अपना कैरेक्टर के अंदर आपको नजर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं, जरूर फॉलो ऑन की बात करें तो बहुत अरसे के बाद फिर मैं कह रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको फॉलो ऑन नजर आया। कोई भी टीम फॉलो ऑन पे जाए, फिर एक रिकॉर्ड चले, अच्छी बात है कल बना के फॉलो ऑन में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी 250 की जो पार्टनरशिप कल हुई थी बाबर और शान मसूद की बात करें। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही है, खबरें ये भी आ रही हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट की दूसरी टीम जो सी है उसका इंतखाब किया जाएगा, लेकिन ये बहुत बुरी है। देखिए, आपने अगर टेस्ट चैंपियनशिप आप जेन में रखना चाहते हो, कल कोई खेलनी है, तो ये परफॉर्मेंसेस नहीं होती, फिर इसलिए लोग बात करना शुरू हो जाते हैं। जो तकलीफ भी होती है कि पाकिस्तान टियर 1 की टीम नहीं है, टियर 2 की टीम है, जहाँ पर जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज ये खेल रहे हैं, बांग्लादेश। क्योंकि हकीकत बात, अगर आप कम्पीट करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया को, तो आपको उस लेवल की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी।
हमारा टेस्ट क्रिकेट के अंदर बिल्कुल रुझान खत्म हो चुका हुआ है। हमारे बॉलर्स की बात करें, बॉलर्स आपके पास 140 प्लस का बॉलर है कोई नहीं, जो टेरवे क्विक होता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपके पास उसकी डिप नजर आपको आ रही है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद सोचनी पड़ेंगी इस पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी हमने बात की साइम अयूब की गैर मौजूदगी का आपने कहा, और इस पर हमारे कैप्टन शान मसूद भी बात कर रहे थे कि उसकी वो भी एक वजह बनी है इस जो शानदार किस्म की शिकस्त है उसकी। तो अगर हम बात करें तो एक मौजूदा कैप्टन, एक T20 के कैप्टन, एक साबिक कैप्टन हमारे जो थे वो टीम में थे। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद फिर सारा का सारा जो मलबा वो एक साइड पर डाल देना कि साइम अयूब की वजह से मार गए, तो फिर ये तो दुरुस्त नहीं होगा ना। देखिए, अगर आप बैटिंग यूनिट की बात करें तो आपके पास बाबर ने बल्ला भी चेंज कर लिया, जो शायद लोग बात करते थे कि शायद उस बल्ला जो उनसे रास नहीं उठ पा रहा तो शायद बैट चेंज करें तो रास आ जाए, तो नजर भी आया कि उनकी परफॉर्मेंस आपको नजर आई। कामरान गुलाम आपको पैचेस के अंदर नजर आते हैं परफॉर्म करते हुए कंसिस्टेंटली अभी कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए नहीं है। मैं कहता हूँ इंटरनेशनल लेवल नई चीज होती है, इतना ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर होता है, ऑब्वियसली बंदे को टाइम लगता है और जिस पोजीशन पे उसको खिलाया जा रहा है, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करूं तो उसकी पोजीशन नहीं है, वो ज्यादातर टॉप के ऊपर आके जाके खेलता है। वन डाउन की बात कर ले वगैरह उसको थोड़ा सा नीचे खिलाया जा रहा है इस पे। रिजवान ऐसा कप्तान, वो भी चले वनडे के कप्तान जरूर है लेकिन उनपे भी बहुत ज्यादा बात होती है। मसला सारा का सारा पहले अगर आपकी ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, ऐसा कप्तान शान मसूद का है, आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट इतना ज्यादा लास्ट ही नहीं कर रहा, जो होता है ना कि अच्छा आपको स्टार्ट आगाज दे देता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो आपको नजर नहीं आ रहा। मैंने इसलिए कहा था ना, जब तक साइम अयूब रहे हैं मुझे खुद समझ में नहीं आती कि साइम अयूब का जो प्ले ऑफ नेचुरल है वो है एग्रेसिव खेलना। अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे, आप अगर उसको कट करके कहेंगे कि नहीं यार तुमने टाइम स्पेंड करना है, कोशिश करो कि नई बॉल को जो सा है वो सी ऑफ करो, थोड़ा सा टाइम वापस स्पेंड करो, आप उसको प्रेशर में लेके आओगे क्योंकि उसका मोड ऑफ गेम ही टोटली डिफरेंट है। आप उसको एग्रेसिव क्रिकेट खेल लें तो जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर डेविड वार्नर भी खेलता हुआ है, एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाती है। शान मसूद का काम था कि वहां जाके रोटेट द स्ट्राइक करना, लेकिन मसला सारा का सारा आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट का रहा है कि वो एक्सेल नहीं कर पाया। वो प्रेशर फिर जब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, आपका मिडिल ऑर्डर इतना सस्टेन कर ही नहीं पाता क्योंकि हमारी हिस्ट्री है तीसरी और चौथी इनिंग्स के अंदर जहां पर आपने रन्स बनाने हैं, जहां पर आपने दूसरी टीम को आउट करना है, पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है और आपको क्लियरली नजर आ रहा था। मैंने कहा ना, आप जब इस विकेट पे खेल रहे थे, केप टाउन की विकेट है, ये वाहिद विकेट है जहां पर बॉल स्पिन करता है। आप एक स्पिनर से भी शॉर्ट थे, जेन्युइन स्पिनर की बात कर रहा हूं, फिर टेरवे क्विक आपके पास मौजूद नहीं था, तो पूरा का पूरा थिंक टैंक जो है उसको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट के बारे में खबर तो आ रही है कि शायद टेस्ट क्रिकेट की टीम ही पूरी चेंज कर दी जाए, लेकिन मुझे लग रहा है शान मसूद कप्तानी का। आपको क्या लगता है? वैसे तो शान मसूद की कप्तानी और फिर आकिब जावेद की जो है कोच बनने के बाद भी लोग बड़े सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, पहले हम उन पर बाद में बात करेंगे, इस वक्त नॉन सीरियस आपको एटीट्यूड नहीं दिखाई देता ओवरऑल इंतजामिया का भी टेस्ट क्रिकेट को लेकर? क्योंकि जब भी टेस्ट क्रिकेट की बात आती है आप इंडक्ट कर देते हैं बहुत सारे नए बॉलर्स को, और जो आपके अच्छे बॉलर्स हैं उनको किसी को लीग खेलने भिजवा देते हैं, आप कोई वैसे उस में शिरकत नहीं करता, तो कुछ ना कुछ आपको होता हुआ दिखाई देता है कि बॉलिंग लाइन आपकी तमाम नए बॉलर्स के साथ भरी होती है और फिर उसके बाद 615 का स्कोर होता है और हमारे बैटर्स जो हैं उसको फिर वही होता है जो फिर हुआ। सेम जो सूरत हाल बनी। तो आप बताएं कि आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इल्ज़ाम उन पर भी आयद होना चाहिए जो सिलेक्शन कर रहे हैं इस वक्त अपनी कमेटियों के जरिए और इन नए बॉलर्स को खिला रहे हैं टेस्ट मैचेस में? कुछ बैलेंस होना चाहिए। देखिए, सिलेक्शन कमेटी पे सारा इल्जाम तो मैं नहीं डालूंगा, उससे पहले मैं डालना चाहूंगा जो एफटीपी को देखता है, जो फॉरेन टूर आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सारे, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जितने भी स्केड्यूल बनाए जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को, सबसे बड़ा कसूरवार अगर होगा तो शायद वो डिपार्टमेंट होगा। इस सेंस में कि मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में कह दिया ना कि पाकिस्तान ने मुझे बताएं कि इससे पहले कितनी दफा 5 टेस्ट सीरीज जो सी खेली है किसी मुल्क के साथ, बहुत अरसा हो गया आपको देखे हुए। जब आप टेस्ट क्रिकेट ही पूरे साल के अंदर 4 खेलेंगे, 5 अपना टेस्ट मैचेस खेलेंगे, तो मुझे बताया ना जो बैकअप लॉट है वो क्यों आपकी तरफ आएगी खेलने के लिए? वो कभी भी नहीं आएगी। उसको पता 4-5 टेस्ट मैचेस हैं, मुझे क्या मिलना है इससे खेल के, बेहतर है मैं T20 की तरफ चला जाऊं। फिर दूसरा, जब आप बैकअप प्लेयर्स की बात करते हैं, खास करके जब मुझे पता शाहीन शाह अफरीदी की आप बात कर रहे हैं, मैं खुद इस चीज पे था कि यार शाहीन को खेलना चाहिए था। साउथ अफ्रीका जो पिछली विकेट थी, क्योंकि वहां पर बाउंस था, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, और वो अच्छी बात है कि वो वापस रिदम में भी आपको नजर आ रहे थे। लेकिन 2 चीजें हैं, देखा था कि शाहीन शाह अफरीदी को आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, मुझे पता है ये लीग वाली बात भी बीच में है कि फिर वो लीग क्यों खेलने गए हैं, आपने कहीं ना कहीं उनको बीच में एंगेज रखना था ताकि वो मैच फिटनेस और जो क्रिकेट है वो लगातार खेलते हुए। शॉर्टर फॉर्मेट का डिफरेंस होता है, लॉन्गर फॉर्मेट की बिल्कुल प्रैक्टिस डिफरेंट है और उसकी फिजिकल फिटनेस आपको डिफरेंट चाहिए होती है। मुझे खुद फील हुआ कि शायद
उनको मैच के अंदर रखने की, क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेडिकल स्टाफ है या जो इस वक्त जो टीम यूनिट बैठा हुआ है कि वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो टीम उनकी इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रही है उसके साथ वो लाइजॉन में ना हो, उनको बताया जा रहा हो कितना वर्कलोड मैनेजमेंट इन पे डालना है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी मैं खुद नहीं चाहूंगा खुदा ना खास्ता चैंपियंस ट्रॉफी में आपका ब्रेकडाउन हो जाए, क्योंकि साइम अयूब वाला जो मामला है वो मशकूर भी लगता है मुझे। साइम अयूब जो है फिट हो जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या हमारी टीम आप देख रहे हैं कि तैयार है और क्या परफॉर्मेंस दे पाएगी? देखिए साइम अयूब की जो फिटनेस का अगर इशू की बात करें, जो उनको उस दिन अनफॉर्चुनेटली जो इशू हुआ है, अब ये नहीं पता टायर 1 है टायर 2 है या टायर 3 की अपना इंजरी है उनको, लेकिन जो इस तरीके की उनकी पिक्चर्स वहां से वीडियोस आ रही थी, 6 वीक्स का गैप दिया गया अपना, क्योंकि रिहैब मुकम्मल होने में फिर आपको पता है आप 2-3 हफ्ते आगे भी लेते हो, क्योंकि आपने मैच फिटनेस भी लेनी है, आपने वापस बैटिंग प्रैक्टिस पे भी आना है। तो इसका मतलब जो मुझे फील हो रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से साइम अयूब बाहर हो जाएंगे। अब मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा उनका चैंपियंस ट्रॉफी में आने का, लेकिन इस वक्त जो आपका ओडीआई की स्क्वाड की बात करूं तगड़ा है, आपको नजर आ रहा है जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई है, साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस दिखाई है ओडीआई स्क्वाड ने, तो आपको बॉलिंग यूनिट भी बड़ा तगड़ा नजर आ रहा है। बैटिंग यूनिट के अंदर थोड़ा सा रद्दो-बदल हो गए, तो शुरू से ही आपको पता है फखर की बात हो रही है कि फखर जमान पाकिस्तान टीम में ज्वाइन करेंगे। हाँ, देखने वाली बात है साइम अयूब की जो अपना ओपनिंग डिपार्टमेंट है उसको साथ कौन ज्वाइन करता है, अगर फखर आते हैं ओपन करने के लिए साथ में कौन आता है? खबरें तो इमाम की भी आ रही थी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इमामुल हक को इंक्लूड किया जाएगा। अवैस, फिर भी हम ये तो सोचने पे खुद ब खुद आपका जहन इस तरफ जाता है कि आपकी जो फिजियो की एक टीम है, जो डॉक्टर्स की आपकी टीम है, वो क्या कर रही है? क्योंकि जब भी हमारा कोई खिलाड़ी कारकर्दगी दिखाने लगता है वो इंजर्ड हो जाता है, और जब उसकी ज़रूरत होती है उस वक्त वो नहीं खेल पाता। आपने देखा है वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ है, आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी साइम अयूब की सूरत हाल है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ स्क्रूटनी करनी चाहिए, कुछ काली भेड़ें ढूंढनी चाहिए, कुछ यहाँ से ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि कोई भी तसलसल में जो हमें नज़र आता है वो इंजर्ड हो जाता है? देखिए मसला खाली आपके जो डॉक्टर पैनल है या फिजियोस नहीं है। क्लिफ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ बहुत अरसे से मौजूद है और बड़ा अच्छा अपना फिजियोथेरेपिस्ट है। मसला सारा का सारा मैंने कहा ना वर्कलोड मैनेजमेंट का है, वो देर आए या दुरुस्त आए, आप कह सकते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट को भी या जो क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता तो समझ में आ रही है इस चीज़ पे कि वर्कलोड मैनेजमेंट पे हमें सख्ती करनी पड़ेगी। आपके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप लोगों ने क्रिकेट खेली है। देखिए शाहीन की अगर आप बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, नसीम शाह की आप बात करें, चलें शाहीन की बात करता हूँ, ऐसा कौन सा इससे पहले की मैं बात करूँ ऐसी कौन सी सीरीज थी जो उसने मिस की हो? और अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेला, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आपने उसको पूरा का पूरा खिलाया। अब जाके कहीं ना कहीं शायद समझ में आई है कि यार वर्कलोड मैनेजमेंट हमें करनी पड़ेगी, हमें पिछली खेप भी जो सी तैयार करनी पड़ेगी, जरूरी होती है। इतनी ज्यादा T20 क्रिकेट दुनिया के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है वैस, हमें बड़ी देर बाद ऐसी चीजें समझ में आती हैं। बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं कैप्स की जो क्लीन स्वीप रुसवाई है उस पर। अभी हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, आपका ही मचाइए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अभी कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चीन के शहर वुहान से जो फैलने वाला कोरोना वायरस था उसे पूरी दुनिया में ख़तरनाक हद तक अपने पर फैला लिए थे और दुनिया भर में कोविड की वजह से करोड़ों लोग मुतासर हुए थे। और अब एक बार फिर कोरोना जैसे एक वायरस की आमद की खबर फैल रही है। ह्यूमन न्यूमो वायरस इस वक्त चीन में तेज़ी से फैल रहा है। चीन में सोशल मीडिया पर इस नए वायरस से मुतालिक नित नई जो इन्फॉर्मेशन है वो भी वायरल हो रही है। चीन में सांस की बीमारी का सबब बनने वाले वायरस की वजह से जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके नतीजे में अस्पताल मुतासर अफराद से भर गए हैं। और इस सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इक़दाम भी किए जा रहे हैं, जबकि लोगों में नई वबा का जो खदशा है वो भी पैदा हो गया है। ये वायरस जिसकी शिनाख्त इंसानी मेटान्यूमो वायरस के तौर पर की जा रही है, रवा मौसम सरमा में शुमाली चीनी सूबों में तेज़ी से फैल रहा था और ख़ास तौर पर बच्चों में, जो कि कोविड से मुख्तलिफ है क्योंकि कोविड बड़ों को निशाना बनाता था, ये मेटा वायरस बच्चों को निशाना बना रहा है। और इंसानी मेटान्यूमो वायरस सांस का वायरस है जो आम तौर पर ज़ुकाम और फ्लू से मिलती जुलती अलामात पैदा करता है। अगरचे बीमारी आम तौर पर मामूली होती है, लेकिन वो संगीन पेचीदगियों जैसे कि नमूनिया का सबब बन सकती है। ख़ास तौर पर शीरखार बच्चों, मौमर और कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले अफराद में ये वायरस नया नहीं है, लेकिन शुमाली चीन में ख़ास तौर पर 14 साल से कम उम्र बच्चों में केसेस के इजाफे के बायस इस पर तवज्जो दी जा रही है। और HMPV को पहली बार 2001 में दरियाफ्त किया गया। ये एक ही सीक्वेंस रखने वाला
RNA वायरस है जो सांस के साथ निकलने वाले पानी की इंतहाई छोटी बूंदों या आलूदा सतहों को छूने से फैलता है और ऑलमोस्ट कोविड से मिलता जुलता है। ये इन्फेक्शन पहले से भी मुख्तलिफ ममालिक बशमूल बरतानिया में शनाख्त किया जा चुका है और अब इसका एक केस भारत में भी रिपोर्ट हो चुका है। और ये जो मजीद वायरस है जो दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है, इस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर फैसल महमूद, माहिर वबाई अमराज, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही। जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब, Okay. जी इंसानी मेटान्यूमो वायरस बेसिकली HMPV है क्या? ज़रा इसके हवाले से तो बताएं, घबराने की ज़रूरत तो नहीं है? हरगिज नहीं। तो ये जो वायरस है ये एक पुराना वायरस है, इसके बारे में हम कई सालों से जानते हैं एक्चुअली। एंड ये जो सर्दी के ज़माने में जो मौसमी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम पैदा करते हैं, ये बहुत सारे वायरसेस हैं, उनमें से ये भी वायरस है। तो ये कोविड जैसा कोई और वायरस दुनिया को उसी तरह से मुतासिर तो नहीं कर सकता जैसे पहले कोविड आया और हम उसके बारे में जानते नहीं थे और उसको जानने में एक तवील अरसा लग गया, 2-2 साल के लॉकडाउन हुए, तो ऐसी तो कोई खतरे की बात नहीं? नहीं, हरगिज नहीं। तो कोविड जो था ये बिल्कुल नया वायरस था, इसके बारे में बाकी कुछ नहीं जानते थे। ये वायरस तो इसके बारे में हम जानते हैं। और दूसरे जो दीगर वायरसेस होते हैं जो कि नज़ला, खांसी पैदा करते हैं और शदीद बीमारी कर सकते हैं, उसके निस्बतन हल्का फुल्का वायरस है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब स्पेशली ये बच्चों को टारगेट कर रहा है ये वायरस, इसकी क्या वजह है? इम्यूनिटी कम होती है उनकी या फिर क्या और रीज़न है जिसकी वजह से ये टारगेट कर रहा है बच्चों को? हाँ, सो एक्चुअली ये वायरस तो हर उम्र को टारगेट करता है, मगर याद रखें ये जो अगेन नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वाले जो वायरसेस हैं ये बच्चे में ज़्यादा लगते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे, उनको पता है उनके मुस्तकिल नाक बहरी होती है, खासतौर पर जब वो स्कूल जाते हैं, और ये वही उम्र है जब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनती है इन वायरस के खिलाफ। अलबत्ता शदीद इन्फेक्शन जो है ये बहुत छोटे बच्चे एंड ज़ईफ़ लोगों, इन दोनों ग्रुप में होता है, जस्ट लाइक अदर वायरसेस। अच्छा, तो ये बताइएगा डॉक्टर फैसल कि इस वक्त ये जो मुदाफ़ती निज़ाम डेवलप हो रहा होता है बच्चों में और वो तो इससे नबरदाज़ माँ होते ही हैं अमूमन, लेकिन कुछ को वैक्सीन्स भी इसकी लगाई जाती है, नमूनिया की वैक्सीन, तो वो कारआमद साबित हो सकती है इस वायरस के खिलाफ? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट। निमोनिया की जो वैक्सीन है वो तो एक बैक्टीरिया, वायरस नहीं, एक और जरासीम को के लिए होता है जो कि काफ़ी शदीद इन्फेक्शन करता है, निमोनिया और गर्दन बुखार पैदा कर सकता है। ये जो वायरस है, इवन दो उसका नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, इसका निमोनिया से तारुफ नहीं है। और ये वायरस है, तो इसके खिलाफ एक्चुअली कोई वैक्सीन नहीं है, उसके लिए कोई दवाई नहीं है, क्योंकि अमूमन बगैर दवाई के ये खुद ही बेहतर हो जाता है। अच्छा, तो ये इतना मतलब शोर बपा है इस वायरस का और हर जगह पर इसकी डिस्कशन हो रही है कि कोविड की तरह का एक वायरस आ गया, लेकिन आपने तो बड़े आसान अल्फाज में बता दिया कि ये उस तरह का बिल्कुल भी नहीं है और बड़ा रिलैक्स कर दिया आपने लोगों को। तो बिल्कुल इसके लिए किसी किस्म की मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती और ये नॉर्मल फ्लू वगैरह जिस तरह से खुद अपना टाइम ख़त्म करके सही हो जाता है, तो क्या ये भी उसी तरीके से इंसान रिकवर हो जाता है? एब्सोल्युटली। तो ये वाला वायरस जो है ये और दीगर कई और वायरसेस इस सर्दी के मौसम में आते हैं। एंड यहाँ पे भी जो हमने जो केसेस देखे वो अमूमन फिर हम जो शदीद इन्फेक्शन वाले लोग आते हैं उनके लिए हम दूसरे वायरस एक्चुअली चेक करते हैं, कोविड या इन्फ्लुएंजा, ये वाले वायरस चेक करते हैं और इत्तेफाकन ये मिल जाता है हमको। अच्छा। तो मगर बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं। ये जो दूसरे वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड हो गया, RSV हो गया, ये 3 बड़े बड़े वायरस हैं जो काफी सीरियस शदीद इन्फेक्शन करते हैं। ये तो थोड़ा सा मासूम सा है एक तरह से। डॉक्टर फैसल, वावेला किस चीज़ का है फिर? आई थिंक थोड़ा सा इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये सोशल मीडिया में पिकअप आया है, तो ये ऑब्वियसली वो गर्दिश वहां पे ज्यादा कर रहा है। दूसरी चीज ये कि चाइना के अंदर चूंकि वहां पे जैसा को मालूम है कोविड भी आया था और उनकी जो सर्वेलेंस है ये देखने के लिए वहां पे कौन कौन से वायरसेस फैल रहे हैं, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग निजाम है, तो वो टेस्टिंग ज्यादा करते हैं तो उनको मिलता भी ज्यादा है। तो आई थिंक ये दोनों तो इस वजह से ये दोनों चीजें मिलके आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा सोशल मीडिया में स्प्रेड हो रहा है मोर देन लाइकली। तो डॉक्टर साहब, क्या यही अकेली वजह है कि मतलब हमेशा चाइना से इस तरह के वायरस जो है वो निकल कर सामने आते हैं, कि यही वजह कि वो टेस्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं इसलिए उन्हें पता भी जल्दी चल जाता है? यस एंड नो, वहाँ पे और भी रीजंस हैं, मगर ऑब्वियसली जितना आप टेस्ट करेंगे उतना आपको वायरस मिलेगा। ये तो हमने कोविड में भी देखा था, जितनी टेस्टिंग करते थे उतने हमारे नंबर्स बढ़ते थे, जितनी टेस्टिंग कम हो जाती थी नंबर्स कम हो जाते थे हमारे। लेकिन अच्छी बात तो यही है कि जो है जितनी तेजी से वो वायरस ढूंढते हैं उतनी तेजी से उसका जो है मुदावा भी करते हैं, दवा भी ढूंढ लेते हैं। तो जी, एंड ये अनफॉर्चुनेटली विंटर की सीजन में उनको पता है कि हॉस्पिटल्स, इवन यहाँ पाकिस्तान में भी हॉस्पिटल्स जो है वो नज़ला, खांसी, जुकाम के साथ भर जाते हैं, निमोनिया के साथ लोग दाखिल होते हैं, तो ये तो मामूल है एक तरह से विंटर का। तो डॉक्टर साहब, जो HIM
HMPV है बेसिकली, ये जिस वायरस का हम तस्करा कर रहे हैं, इसकी टेस्टिंग पाकिस्तान में भी होती है और क्या पाकिस्तान में भी कोई केस इसका रिपोर्ट हुआ है अभी तक? जी जी, तो पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट हुए हैं, बल्कि इस पे NIH की तरफ से कुछ सालों पहले तहकीक भी हुई थी। इसका टेस्ट है, मगर इसका खास टेस्ट नहीं होता, यानी कि जो टेस्ट है जो अगेन नाक से होता है, वो सिर्फ HMPV को नहीं देखता, वो बहुत सारे वायरसेस को देखता है, जिसमें कोविड, इन्फ्लुएंजा और भी दीगर वायरस जो कि मासूम से उनको भी चेक करता है। उसमें से ये भी एक शामिल है जो उसमें आ जाता है, मगर टेस्ट बहुत महंगा है, अमूमन हम टेस्ट ये करते नहीं है अनलेस की कोई इसकी वजह हो तो। राइट डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो बहुत ईजी कर दिया है। और अमूमन सही होता है कि जब भी चाइना से कोई वायरस की खबर आती है तो पूरी दुनिया डर जाती है, तो इस बार भी कुछ ऐसे ही होता है, नजर आ रहा है, जिसके मुतल्लिक आपने बताया और बताया कि 2001 से ये वायरस पहले से ही लोग इसके बारे में जानते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ब्रेक पर जाएंगे। बस तेरी कमी सी, तेरी ये जुदाई कैसे मैं सहूं, दिल ने ही तोड़े दिल के ही भरम, ना यूं सता ना यूं रुला, ऐ मेरे हमनशी। जबरदस्त। उभरते हुए नौजवान गुलकार हैं शाल एहसन जनाब, आज एक्सप्रेसो के मेहमान हैं। 2 ट्रैक्स रिलीज कर चुके हैं, बहुत से कवर्स गा चुके हैं और आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शाल हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आप बताइएगा कैसे आप? Are you good? I'm good, fine. Thank you for inviting me. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे अपने नाम का मतलब बताइएगा। बड़ा खूबसूरत नाम है आपका, बड़ा डिफरेंट भी है। बिल्कुल मेरे चाचू ने रखा था ये नाम, और इसका नाम का मतलब जो है ना आजी, मेहरबान, सो काइंड, मतलब। अच्छा, वो ट्रेड तो आप में नजर आ रहे हैं साथ साथ। अच्छा, ये बताइएगा कि बड़े चर्चे हैं आपके सोशल मीडिया पर अभी, मुख्तलिफ जो आप कवर्स गा रहे हैं और शॉर्ट्स भी आपके देखे जा रहे हैं, तो अभी बताइएगा कि गुलकारी का सफ़र कहाँ से शुरू किया, कहाँ से दिलचस्पी पैदा हुई आपकी? जी, मैंने ये 17 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो वहाँ से ही मैंने एक परफॉर्मेंस की थी जो मेरे पूरे कॉलेज में वायरल हुई, और काफ़ी मोटिवेशन और इतना ढेर सारा प्यार मिला मुझे वहाँ से। तो थ्रू आउट कह लें कि वहाँ से मेरा जो एक म्यूज़िक जर्नी है वो प्रॉपर एक स्टार्ट की मैंने, और इवन के अब तक मैं अपने ऑफिशियल सॉन्ग्स बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और कोशिश यही है कि मैं अपने मुल्क का और इस म्यूज़िक में अपना नाम बनाऊँ। ज़बरदस्त। अच्छा, बताएं कि इससे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था आपका म्यूज़िक में क्या, या वो फिर एक पॉइंट ऐसा था जो टर्निंग पॉइंट था जिस पे आपको लगा कि भाई आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं, रियलाइज़ आपने तब किया, या गा आप उससे पहले भी रहे थे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक टर्निंग पॉइंट होता है एक आर्टिस्ट का, और बचपन में नहीं था, मुझे इंटरेस्ट ना ही पता था। जैसे ही जब कॉलेज में जब मैं जैमिंग करता हूँ, दोस्तों में बैठता हूँ, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि आप आगे जाएं, इसमें स्टेप लें, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। तो थ्रू आउट वो ना कहीं ना वो टर्निंग पॉइंट जो है ना कर गया। और आपके ज़हन में था, आपके दोस्तों ने आपको धक्का दिया इसमें? दोस्तों ने भी काफ़ी मोटिवेशन दी, और ख़ुद को भी एनालाइज हुआ कि हाँ कुछ है, कुछ मतलब म्यूज़िक में अपना टैलेंट आपने खुद पहचान लिया। तो फैमिली का बताएं, फैमिली ने सपोर्ट किया? क्योंकि स्टडीज़ के साथ साथ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ तो हमारे यहाँ कहती हैं कि नहीं भाई पढ़ाई पे फोकस करेंगे, क्या करने लग गए हैं। तो फैमिली की सपोर्ट रही आपको? जी बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। फैमिली
सपोर्ट करती है, बट ये कि हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा शो ना करें फैमिली में, और अपने वे में लगे रहते हैं इस चीज़ को। जब कुछ अच्छा होता है तो उनको बता दें कि हमने ये किया है, तो वो काफ़ी खुश होते हैं। और जिस तरह यहाँ पे अब मुझे मौका मिला है तो फैमिली के लिए बहुत बड़ी यार इससे अच्छा होना है। हाँ, जी exactly. बिल्कुल। क्या होना है कि अपना गाना खुद लिखा है, कंपोज किया है, और क्या शानदार तरीके से वायरल भी हो गए। अच्छा, पहला कौन सा आपका सॉन्ग था जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो आप सोए रात को कुछ अपलोड करके सुबह उठे तो आपने कहा दुनिया बदल गई अब तो? जी बिल्कुल। ये जो अभी मैंने एक सॉन्ग किया है मेरे हमनशी, स्पॉटिफाई पे मौजूद है और फेसबुक पे मेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं, और वहाँ पे जाके मुझे फील हुआ कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अक्रॉस द कंट्री। तो तब से ये मज़ीद मेरा जो है पैशन है वो मज़ीद बढ़ा है मेरा, और मैं मज़ीद सॉन्ग्स कर रहा हूँ अपने और लिख रहा हूँ। जी 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 जी, श्योर श्योर श्योर, व्हाई नॉट। मैं इसलिए कि कहीं वो आप कहते हैं कि वो शॉर्ट्स बनाए वहां जाके सुन ले, अभी सुन सकते हैं हम, तो जरा गाइए। व्हाई नॉट व्हाई नॉट व्हाई नॉट। मिल जाओ तुम मेरे हमराही, तुम ढूंढूं तुम्हें मैं आठों पहर, ठहरा समा जब से तू खो गया, मैं ही मैं ना रहा, जब से तू खो गया, मैं ही मैं ना रहा, कैसे यहाँ जीना सीखूं, धुंधला सा मंजर जो तन्हा रहा है, हर पल मंजिल से जो भटका रहा है, एक था मेरे मन में वो भी अधूरा छाया दिल में, तूफान कोई सोचो मैं डूबा ख्यालों के जहां में, सोचो मैं डूबा ख्यालों के जहां में, तेरी आंखों का क्या नजारा है, मेरे बाहों में यूं सिमट जाओ
जबरदस्त क्या बात है, जबरदस्त। क्या मैं बात जो गए थे आपकी गिटार में, आपकी आवाज में, जबरदस्त ट्रैक है आपका। तो आपने तो ये मेरा ख्याल है प्लेटफॉर्म पर रिलीज भी कर दिया है इसको, और इसके साथ साथ ये बताएं कि गिटार कहाँ से सीखा आपने? गिटार मैंने खुद से ही सीखा है, कुछ यूट्यूब से वीडियोस अच्छा। देखी हैं और मतलब खुद से ही किया है जो भी किया है। जो खुद से ही चले आ स्पेशल रहे कोई ट्रेनिंग नहीं ली आपने? नहीं, कोई खास ट्रेनिंग नहीं ली, बस सुनता हूँ और देखता हूँ, जबरदस्त। और काफ़ी फोकस जो है ना, टेंशन रहती है इस चीज़ में। आपने खुद बजाना सीखा है ना, इसलिए आपका हाथ नहीं रुक रहा। क्या शानदार गिटार आप बजा रहे हैं, मतलब थैंक यू सो जबरदस्त मच, जबरदस्त। थैंक यू तो वेरी आगे मच। क्या प्लान्स हैं भाई शाहाल, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे बिल्कुल इस म्यूज़िक को लेके जाना है मैंने, और जिस तरह मैंने कहा है कि इस मुल्क का और एक अपना नाम बनाना है म्यूज़िक में और म्यूज़िक इंडस्ट्री में। बस कोशिश यही है कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं, स्पेशली जो प्रमोशन लेबल्स हैं, म्यूज़िक लेबल्स, अगर उन तक कुछ पहुंचता है तो मेरा वो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। और उम्मीद करते हैं एक्सप्रेसो में आना भी एक हाँ। जो हमारे लिए भी एहसास है, आपके लिए भी एहसास आप है। आ गए, इसको अब ये तमाम भी हो जाएगा। ये बाकी काम आप आप फिक्र ना समझे करें। लेवल्स तक भी पहुंच जाएगा। और प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप बात करते हैं ना हम, कि सोशल मीडिया पर दीगर प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म ये भी है जहां पर अगर आप उसका हिस्सा बनते हैं तो लोग आप बहुत सारे आपको देख रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू। हम जाते जाते भी ब्रेक पर जाने से पहले भी कुछ और सुने। हम ब्रेक पर जाएंगे, आप शाहाल का गाना बिल्कुल। सुनेंगे जी। जी ज़रूर ज़रूर। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कराची में इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात के हवाले से, जो आजकल हुकूमत सिंध के लिए दर्द सर बना हुआ है। इंटरमीडिएट प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर के तलबा ने इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और नताइज पर नजरसानी का मुतालबा किया। तलबा का कहना है कि मैट्रिक में 85% से ज़ायद नंबर्स लेने वालों को 50% से भी कम नंबर दिए गए हैं, जबकि कई मज़ामीन में तो फेल ही कर दिया गया है। तलबा के एहतजाज पर सिंध हुकूमत हरकत में आई और चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटाकर इजाफी चार्ज चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली सैयद शाह को दे दिया गया है, और साथ ही तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई है। और इस साल भी पिछले साल की तरह तहकीकात, बरतरफियाँ और तलाफी के इकदाम किए गए हैं, लेकिन इन हुकूमती इकदाम से तलबा और वालिदैन मुतमईन नजर नहीं आते हैं। जी हाँ, इसी हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ कायम मकाम चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची शरफ अली शाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जी सर, सबसे पहले तो बताएं मामला है क्या? जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि जी पेपर चेकिंग ठीक तरीके से नहीं हुई, लेकिन दूसरी जानिब जो इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है वो ये है कि तलबा गाने लिख देते हैं पेपर्स में। ये क्या मामला है सर? बच्चे जो जिनको ग्रीवेंसेस हैं उनके लिए हमने रिड्रेसल सेल कायम किया हुआ है। वो वहाँ के जो है वो अप्लाई करें ताकि हम उनका पेपर जो है एक एक्सपर्ट प्रोफेसर से चेक करवा देंगे। और जो ये जो मामला है ये एक बंदा चेक नहीं करता है, एक एग्जामिनर होता है, फिर डिप्टी हेड एग्जामिनर होता है, फिर हेड एग्जामिनर होता है। 3 प्रोफेसर के हाथ से जाके मार्क्स बनते हैं उस पेपर की। लिहाजा हमने कोशिश की है कि अभी अगर इसके बावजूद अगर किसी बच्चा मुतमिन नहीं है तो वो हमारे पास जो है वो स्क्रूटनी अप्लाई करे, और हमने स्क्रूटनी की फीस भी 50% कम कर दी है। और हमने सेल जो है बढ़ा दिया है ताकि जल्दी से बच्चों का रिजल्ट हो सके। शाह साहब, गाने लिखने का तो कहा जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ सीरियसनेस तो होगी इस बात में, तभी तो वो सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि बेबुनियाद है? नहीं, जरूर होगा कुछ ना कुछ इसमें, आई डोंट डिनाई इट, लेकिन होगा तो उसकी सजावाब किया जाएगा। अच्छा। लास्ट ईयर भी कितना हाई ह्यूमन क्राई हुआ था, लेकिन जो है हमारे पास 1400
जो है 32 लोगों ने सिर्फ स्क्रूटनी का अप्लाई किया था, और उसमें से भी 70% ऐसे थे जिनको हमने कॉपी दिखाई थी, और कॉपी में उनके वालिदैन और वो खुद जो है वो खामोशी से जो है वो उठ के चले गए जब कॉपी दिखाई गई। अभी भी हम एक दफा जो हेड एग्जामिनर से दोबारा कॉपियां चेक करवा रहे हैं जो स्क्रूटनी अप्लाई करेगा। अगर हेड एग्जामिनर को कहा कि नहीं जी ये मार्क्स है, इसे नहीं बट सही मार्क लगे मार्किंग की हुई है, तो जो है वो अब बच्चे को हम ये राइट है उसका कि वो आए हमारे पास, एक टीचर को लेकर आए जो उसको ट्यूशन सेंटर पढ़ाता है या कोचिंग सेंटर पढ़ाता है या उनसे चली गया, राइट। वो अगर हम उसको दिखाएंगे कि उनके बच्चे ने क्या किया है, अगर वहाँ पे कोई गुंजाइश होती है तो हम कर देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा तो सर ये जो कमेटी बनाई है हुकूमत सिंध ने जिसको आप लीड भी कर रहे हैं, तो उसकी अभी तक की खुद की क्या फाइंडिंग्स हैं? ये कमेटी अब जो है वो आज से काम शुरू करेगी। अच्छा। फ्राइडे को जो हमने बनाई थी उनको नोटिफाई कर दिया है, उनके प्रोफेसर से सीनियर 20 ग्रेड के सारे, तो जो है वो उनको हमने इसमें शामिल किया हुआ है ताकि वो आज से जो है शाम को बैठेंगे और उसका हम कोई राय चेक करेंगे और आज से काम शुरू कर देंगे। राइट। ये जो बाकी हेड एग्जामिनर्स तो काम कर रहे हैं हमारे, जैसे जो स्क्रूटनी की एप्लीकेशन आ रही है तो वो उस पेपर्स को चेक करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो शाह साहब ये 33% प्री मेडिकल में और प्री इंजीनियरिंग में तकरीबन 29% रिजल्ट आया है कामयाबी का, तो क्या ये स्ट्राइकिंगली लो नहीं है पहले सालों से? स्लाइटली लो है लेकिन उसकी बहुत सारी वजूहत है। एक तो जो है वो सिलेबस चेंज किया गया है 2 साल से, कि सिलेबस पुराना था, फिर वो भी कराई थी कि ये पुराने जमाने का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने सिलेबस चेंज किया। तो सिलेबस चेंज करने के साथ ये होता है कि टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, तो टीचर्स की तादाद बहुत बड़ी है और जो है उनको ट्रेन करे, फिर वो बच्चों को अकॉर्डिंगली पढ़ाएं, SLO बेस पे जो है वो पढ़ाएं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के बेस पे पढ़ाना होता है कि बच्चा जो है पेपर उस तरह से बनता है, फिर उस तरह से पढ़ाना होता है बच्चे को ताकि वो पढ़ाएं, फिर बच्चे ट्रेन हो और उस तरह से पेपर अटेम्प्ट करें। और बच्चे जब मैट्रिक में होते हैं तो मैट्रिक स्कूल में आप समझते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने वाली टीचर कोई इंटर कोई BA कोई BSc होती है, कॉलेज में पढ़ाने वाले क्वालिफाइड टीचर होते हैं तो उनका थोड़ा स्टैंडर्ड मयार मुख्तलिफ होता है। राइट। पढ़ाने का मयार मुख्तलिफ होता है। अच्छा शाह साहब बस आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि जहां आपने सिलेबस चेंज किया है वहां पर इम्तिहान लेने का तरीका भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो एक एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन है, अब तो कोई भी मालूमात तक रसाई हासिल कर सकता है और उससे दूर नहीं है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर तरीकेकार भी कुछ चेंज होना चाहिए कि 33% जो है रिजल्ट आ रहा है, इस तरह तो हमारा रिसोर्स कम हो जाएगा? नहीं, वो डेफिनेटली जो है वो होगा। इसमें जो है वो हम जो है 12 गुजारिश करते हैं प्रोफेसर साहबान को किसी तरह लीनियंट हो जाए, थोड़ा आप जो है कलम के सखी हो जाए, तो तब फिर जो है वरना दोबारा वही इश्यू होता है कि वो कहते हैं 3 बंदे चेक करते हैं, एक जो है एग्जामिनर, फिर डिप्टी हेड एग्जामिनर, फिर हेड एग्जामिनर, 3 बंदे जब मुतमिल होते हैं तब मार्क्स बनते हैं उसके। उसके जो है और एक पुरानी रिवायत है और लॉ में है कि जजमेंट असेसमेंट को चले नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद शरफ अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये जो मामला है क्या फाइंडिंग्स क्या हैं वो तो बाद में पता चलेंगी डिटेल में, अभी तक की जो मालूमात थी वो उन्होंने हमसे शेयर की हैं। इसके साथ ही हमें एक्सप्रेसो से दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।